Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 3, continuation of circular motion topic. Today we are going to discuss about centripetal acceleration और radial acceleration. So इसके ऊपर ये फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, इसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं, बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डेरिवेशन. सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो इसके फॉर्मूले है वो इंपॉर्टेंट है. वैसे सर्कुलर मोशन के टाइम पे और भी एडिशनल एक्सेलरेशन आते हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. बट आज जो हमारा मेन स्पेसिफिक फोकस है वो है सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे. तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से पहले ना सबसे पहले मैं ना सेंट्रीपिटल टर्म पे फोकस करता हूं. सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है? सेंट्रीपिटल का मतलब होता है एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर. ये इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है और इस वर्ड का इस स्टेटमेंट का एक अपना ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि जब हम डेरिवेशन करेंगे उस टाइम पे इस टर्म पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे. सो एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है. सो अगर आप मान लो ये एक्सेलरेशन है तो मतलब ना ये जो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होता है एक्सेलरेशन विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ये होता है फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. तो हमें इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना है. जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वही रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स. दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा. तो अब आपने ये कंसिडर किया दिस इज द सर्कुलर पाथ. अब आपको कंसिडर करना कंसिडर द बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. बॉडी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. उससे पहले एक और पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, तो जैसे अब आप समझना है तो आप इमेजिन करो कि एक आपने ना थ्रेड को आपने स्टोन अटैच कर दिया, करेक्ट, एंड देन यू आर रिवॉल्विंग इट इन सर्कुलर ऑर्बिट. तो अगर मान लो कि ना कहीं पे भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ये थ्रेड ब्रेक हो जाता है तो स्टोन विल ना मूव टेंजेंशियली टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. उस पॉइंट पे स्टोन ना टेंजेंशियली मूव करेगा. तो वो क्या इंडिकेट करेगा? वो इंडिकेट करेगा उस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल या उस ऑब्जेक्ट का या उस स्टोन का वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा प्लस उस वेलोसिटी का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा. मतलब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ये है. अगर मान लो कि वो स्टोन यहां पे ब्रेक हो जाता है तो इस जगह पे टेंजेंशियली जाएगा. तो ये जगह पे मान लो ये v2 वेक्टर, मतलब ये वेलोसिटी अलग है, यहां पे इसका डायरेक्शन ऐसे होगा. मान लो अगर यहां पे वो स्टोन ब्रेक हो जाता है तो इट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. मतलब किस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वो हमको पता चलता है आफ्टर ड्राइंग द टेंजेंशियल टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है. तो सर्कुलर मोशन में हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो स्पीड है ना वो क्या है, वो कांस्टेंट है, बट सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन की वजह से क्या होगा, आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है. तो क्या प्रॉब्लम क्या होता है? वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर में क्या हो सकता है कि या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंजेस, और डायरेक्शन चेंजेस. वेक्टर में यही होता है ना, डायरेक्शन चेंजेस. ठीक है. और बोथ चेंजेस या बोथ विल चेंज. समझ आ रही है बात कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में ना वेक्टर चेंज होगा या वेक्टर चेंजेस. वेक्टर कब चेंज होगा? वेक्टर चेंजेस व्हेन मैग्नीट्यूड चेंजेस और डायरेक्शन चेंजेस, या दोनों चेंज होंगे तो भी वेक्टर क्या होगा? चेंज होगा. तो ये क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है. तो अब जो हम डिस्कस करेंगे यहां पे क्या होगा कि आपको अगर मान लो यहां पे ना स्पीड कांस्टेंट है, v की वैल्यू कांस्टेंट है, ओनली डायरेक्शन के चेंज होने से, मान लो कि अगर मैंने इसको मॉड में रख दिया तो मॉड में रख दिया तो ये वैल्यू v हो जाएगा. इसको भी आप मॉड में रख देते हो तो ये v हो जाएगा. इसको भी आप मॉड में रखते हो तो ये क्या होगा? v होगा. मतलब यहां पे स्पीड का वैल्यू है, यहां पे स्पीड का वैल्यू है, यहां पे स्पीड का वैल्यू भी है, बट आपको वेक्टर साइन क्यों मिल रहा है? व्हाई आर यू गेटिंग वेक्टर? बिकॉज देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन. अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता. सेम चीज यहां पे है कि जो वेक्टर का हमने फॉर्मेट डिस्कस किया कि वेक्टर चेंजेस कभी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंजेस तब वेक्टर चेंज होगा, डायरेक्शन चेंजेस तो वेक्टर चेंज होगा, और बोथ विल चेंज तो भी वेक्टर चेंज होगा. तो यहां पे क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. तो यहां पे डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा कि वेलोसिटी क्या होगा? एवरी पॉइंट पे चेंज होता रहेगा सर्कुलर मोशन में, दो इट इज हैविंग अ कांस्टेंट स्पीड. तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन कॉन्सेप्ट को हम ना यूज करेंगे व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट दिस डेरिवेशन. ठीक है. सो अब हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर पोजीशन लेते हैं, वहां पे हम इमेजिन करते हैं कोई पार्टिकल है और उस पोजीशन पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वो हम देखते हैं. तो जैसे अभी ये क्या होगा, आप सेंटर ले लो इस सर्कल का, तो ये सर्कल का सेंटर हो गया आपके अजम्पशन के हिसाब से. ठीक है. और ये इसका पोजीशन हो गया. तो यू हैव टेकन इट लाइक दिस. तो ये पॉइंट O हो गया और इस पॉइंट को हमने P ले लिया है
और आप इस सर्कुलर ऑर्बिट के रेडियस को आप आर ले लो, ठीक है। और यहां पे अगर मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन लेना है तो आई विल ड्रॉ टेंजेंशियल, तो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया यहां पे, मान लो कि ये हमने ले लिया टेंजेंट, तो ये हो गया वेलोसिटी v1 वेक्टर, करेक्ट। और आपको इमेजिन करना है यहां पे स्पीड कांस्टेंट है, ओनली डायरेक्शन इज चेंजिंग, आपको इस हिसाब से लेना। पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहे और डायरेक्शन भी चेंज होता रहे, ये भी पॉसिबल है, बट हम अभी क्या कंसिडर कर रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है और उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। और आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल पहुंचता है पॉइंट क्यू पे, और यहां पे अगर मुझे इसका डायरेक्शन लेना है वेलोसिटी का, तो अगर टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने तो ये हो गया, और जो वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू है उसको आपने ले लिया v2 वेक्टर। और जैसा कि हमने डिस्कस किया है उसके हिसाब से अगर आप मैग्नीट्यूड में लेते हो उसको v1 वेक्टर को v2 वेक्टर को, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, v। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और आपका अजम्पशन है कि यहां पे जो एंगल आपने लिया वो डेल्टा थीटा होगा, और जो अगर डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल चेंज इन एंगल यू कैन से, तो ये जो लेंथ होगा ना ये भी क्या होगा, वेरी स्मॉल, ये जो है ना यहाँ पे एक्चुअल में ये जो सर्कुलर पार्ट है इट विल अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन, बट मैं ऐसे इमेजिन कर लेता हूं छोटे p और q का जो डिस्टेंस होगा, लीनियर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी व्हाट, डेल्टा s, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इन दो वेक्टर को ना एक ही जगह पे कंपेयर करो, यू टेक प्रैक्टिकली कि ना एक्चुअल में कितना डिफरेंस हो रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर उस पॉइंट के हिसाब से लेना है तो यू टेक अ पॉइंट ओवर हियर, आपने यहां पॉइंट ले लिया, आपको इस वेक्टर को आप इमेजिन करना, तो इस वेक्टर के अलोंग आप स्केल रखिए, उसको ऐसे लेके जाओ, तो ये ऐसे, तो ये हो गया आपका v1 वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। और v2 वेक्टर को भी हमें प्लॉट करना है, तो v2 वेक्टर को भी मैंने यहां पे इमेजिन कर लिया, चलो ठीक है, v2 वेक्टर को मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा v1 वेक्टर और सेकंड इज v2 वेक्टर। अब प्रॉब्लम ये है कि v1 वेक्टर और v2 वेक्टर में एंगल कितना होगा, दैट ऑल्सो वी नीड टू डिटरमाइन। तो बहुत सिंपल सा टास्क है कि आप क्या करोगे, यहां पे देखो, अभी ये जो स्केल है ना, स्केल के इस एंड को मैंने क्या किया, v1 वेक्टर पे रख दिया, बराबर। तो अगर मान लो मैं स्केल को टर्न करता हूं ना, इफ आई एम टर्निंग द स्केल, तो ये एंड v1 वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, दैट यू कैन सी वेरी इफेक्टिवली, करेक्ट। और यहां पे अगर मैंने रेडियस ओपी की जगह मैंने इस मार्कर को रख दिया, इफ आई शिफ्ट, तो यू कैन सी हाउ मच चेंज यू आर हैविंग विद रिस्पेक्ट टू ओपी, तो जो एंगल ट्रेस होगा वो आप बता सकते हो वेरी इजीली। तो हमने क्या किया, यहां पे इसको स्केल को ऐसे रख दिया, तो जो ये एंड होगा स्केल का दैट इज पैरेलल टू व्हाट, v1 वेक्टर राइट नाउ। और मैंने क्या किया, यहां पे अलोंग द रेडियस मैंने इस मार्कर को रख दिया। अब क्या होता है कि मैं इमेजिन कर रहा हूं कि बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, या ऐसे सर्कुलर मोशन में ये चीजें चेंज होती रहेंगी ऐसे। तो यू कैन सी कि व्हेन मार्कर इज शिफ्टिंग फ्रॉम द ओपी लाइन, एंड ओपी लाइन कहां पे, यहां पे, और v1 वेक्टर ये आपका v1 वेक्टर है ये, तो ओपी लाइन से देखो मार्कर इज शिफ्टिंग फ्रॉम ओपी लाइन, एट द सेम टाइम अभी देखो दोनों पैरेलल है, मतलब स्केल का एज पैरेलल है v1 वेक्टर को और मार्कर पैरेलल है ओपी, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, सर्कुलर मोशन के हिसाब से आप आगे जा रहे हो, यू कैन सी देयर इज अ शिफ्ट इन एंगल, सो ओपी लाइन से मार्कर भी एंगल शिफ्ट कर रहा है, और प्लस यू कैन सी देयर इज अ सब एंगल मेड बाय v1 वेक्टर। जब ये यहां पे पहुंचेगा तो उस टाइम पे आपको पता चला जितना एंगल यहां पे शिफ्ट होगा उतना ही एंगल जो है ना ये स्केल इसके साथ में शिफ्ट करता है, ठीक है। फिर से एक बार मैं दिखा देता हूं, ये बिल्कुल ऐसा है, ये कंडीशन ये है, ठीक है। तो जैसे हम इसको ऐसा शिफ्ट कर रहे हैं, तो व्हेन इट विल रीच टू दिस प्लेस, ये यहां पे पहुंचा ना, आप उसको पीछे ले लो, तो पीछे ले लो क्या ऐसा देखो, ये उसके अलोंग है और ये जो मार्कर दूसरे रेडियस के अलोंग आ गया, तो ये जो एंगल बनेगा और यहां पे जो एंगल शिफ्ट हुआ है दैट टू एंगल विल बी व्हाट, सेम। तो उससे आपको पता चलता है कि ये एंगल की वैल्यू भी क्या होगी, ये डेल्टा थीटा हो गया, करेक्ट। ये जो है आपका फर्स्ट वेक्टर है, उसका जो एंड ये है, सेकंड वेक्टर का एंड ये है, मतलब ना आप जो है डायरेक्शन एक्चुअल होगा ये फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ, करेक्ट। हमको ना इसके बारे में बताना है, तो आप मान लो कि ये वैल्यू ए है और ये वैल्यू को आपने बी ले लिया, दिस वैल्यू को यू हैव टेकन है सी, करेक्ट। तो अब वेक्टर रूल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो देखो वेक्टर रूल का बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर कोई बंदा अभी ए से बी तक, इफ अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, दिस इज ए वेक्टर, ए टू बी बॉडी इज मूविंग थ्रू ए वेक्टर और द सेम बॉडी इज मूविंग थ्रू बी वेक्टर, करेक्ट। तो वो बॉडी का रिजल्टेंट आप डायरेक्टली ये थर्ड वाले सेगमेंट से निकाल सकते हो, डायरेक्टली आप ए से बी तक जा सकते हो। तो सेम चीज यहां पे कि वेक्टर आपका ए टू बी वेक्टर है, उसका कंटिन्यूएशन बी टू सी वेक्टर होगा और डायरेक्टली आप ए टू सी वेक्टर आप उसको निकाल सकते हो। तो यू कैन से इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हमने लिया, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अच्छा ये थोड़े ना लेंथ आगे पीछे हो गए, बट एक्चुअल में देखा जाए तो ए बी लेंथ और ए सी लेंथ का वैल्यू ना सेम है, ठीक है, दैट पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर। सो इन ट्राइंगल ए बी सी आपने क्या लिया, आपके हिसाब से ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर
का जो एडिशन होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, AC वेक्टर, उसकी वैल्यू AC वेक्टर के इक्वल होगी। व्हाट्स द वैल्यू फॉर AB वेक्टर? AB वेक्टर इज V1 वेक्टर एंड BC वेक्टर वी डोंट नो, और जो AC वेक्टर है उसका क्या है वैल्यू, AC वेक्टर का वैल्यू है V2 वेक्टर। तो अब उस हिसाब से देखें तो BC वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा, BC वेक्टर इज V2 वेक्टर माइनस क्या हो गया V1 वेक्टर। तो अब ये देखो ना, ये क्या है, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, मतलब ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया ना, मतलब ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया। तो BC वेक्टर क्या होगा, ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर हो गया। ठीक है, ये अगर आप शो करते हो तो बेटर है, क्योंकि डेरिवेशन हमें ये शो करना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द BC वेक्टर, है ना। कभी कभी क्या होता है, यू विल फाइंड आउट इन मोस्ट ऑफ डेरिवेशन लोगों ने डायरेक्टली लिखा हुआ है, दैट्स आल्सो फाइन, लेकिन क्या होगा आप दिखा देते हो दैट विल बी बेटर। तो हमने BC वेक्टर को डेल्टा V वेक्टर बता दिया। अब अगर आप उसका मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा V वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हमने ले लिया डेल्टा V, इसको आप ले लो, ये क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि इसे हमें बाद में यूज करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना यहाँ पे एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो आप ऐसा इमेजिन करो कि एक पार्टिकल यहां पे, ये पार्टिकल जाना चाहता है इस डायरेक्शन में ना, पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, ठीक है, और एट द सेम टाइम, अच्छा ये टेंजेंट, ये 90 डिग्री है बराबर, ये टेंजेंशियल मतलब 90 डिग्री, यहां पे भी 90 डिग्री है। तो क्या होगा, दूसरा जो है ना उसके ऊपर ये नेचुरली है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो पार्टिकल वांट्स टू गो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, बिकॉज ऑफ थ्रेड अटैच टू दिस और बिकॉज ऑफ एनी रीजन। अब क्या होता है कि इसके ऊपर ना सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है, किधर, सेंटर की तरफ एक्ट होता है, करेक्ट, मतलब ये पार्टिकल इधर जाना चाहता है, बट बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से हो सकता है पार्टिकल ऐसे भी जा पाए और ऐसे भी नहीं जा पाए, तो पार्टिकल विल गो इन बिटवीन। इन बिटवीन मतलब पार्टिकल का होगा बेंड होता है, तो ऐसे जाने वाला पार्टिकल ऐसे बेंड हो जाता है, ठीक है, और एवरी पॉइंट पे यही कंडीशन है कि जो पार्टिकल इधर जा रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो बेंड हो जाता है, मतलब इस डायरेक्शन उसका रिजल्टेंट आ गया, है ना, ये दिख रहा है आपको। फिर अगर मान लो यहाँ पे पार्टिकल, तो पार्टिकल इज ट्राइंग टू गो लाइक दिस, और इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस वजह से वो इस पाथ पे चला जाएगा, तो वो रिजल्टेंट को फॉलो करते हुए क्या करेगा, इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको समझ में आ रही है कि इसमें मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है सिर्फ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर चाहता है कि इस डायरेक्शन में चला जाए, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स चाहता है कि वो उस डायरेक्शन में नहीं, सेंटर की तरफ आए। तो सेंटर की तरफ आने के चक्कर में ये क्या कर रहा है, अपने डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि whenever there is a change in velocity direction, whenever there is a change in velocity direction, तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम करेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करेगा, पार्टिकल के सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट को आप याद रख लेगा। तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ वो कंटिन्यूसली एक्ट हो रहा है, कंटिन्यूसली उसका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। नहीं तो क्या होता है, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का अपना खुद का एक डायरेक्शन है, किसी भी पॉइंट पे ले लो, हर पॉइंट पे उसका एक अपना एक डायरेक्शन है, करेक्ट, उस डायरेक्शन को चेंज करने का काम किसका है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर एक्ट नहीं हो रहे होते तो सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म नहीं कर रहा होता। तो पार्टिकल अगर यहां पे पहुंचा तो यहां से निकल लिया होता, यहां पहुंचा होता तो यहां से निकल लिया होता, बट सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर मेकिंग देम टू सेट ऑन द सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ पे सेट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड हाउ विल दे सेट देमसेल्व्स, वो खुद को कैसे सेट करते हैं, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज करके वो खुद को इस पर्टिकुलर सिस्टम में सेट करते हैं। मान लो कि पार्टिकल टेंजेंशियली अगर चला जाता तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट नहीं हो रहा होता, बराबर। अब हमें क्या करना है, अब इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अब जो पॉइंट आपने यहां लिया है, अब इसी पॉइंट को क्या, अब ये वाला जो ट्रायंगल है यहां पे जो आपने लिया है, इसको इससे साइड में ड्रॉ कर दो, उसके सिमिलरली। तो मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया, बेसिकली आई वांट टू से कि ये दोनों सेगमेंट इक्वल है। थोड़ा सा डायग्राम में डिफरेंस दिख रहा होगा तो सॉरी फॉर दैट, थोड़ा मैनेज कर लेना। तो हमने ऐसे ले लिया, अभी होगा ये पॉइंट O हो गया एंड दिस इज द पॉइंट P, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये Q है, क्लियर। और हमको इतना समझ में आएगा कि ये एंगल डेल्टा थीटा है, फाइन, और ये रेडियस R है और ये रेडियस R है। जो हमने इस डायग्राम में समझा वो कौन सा बात है, यहां पे जो AB सेगमेंट की वैल्यू है और जो AC सेगमेंट की वैल्यू है, दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ V1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ V2 वेक्टर सेम है, तो ये क्या होगा, V होगा, ये भी V होगा। और ये वैल्यू अभी हमने दिखाया यहां पे कि BC वेक्टर जो है वो क्या है, डेल्टा V वेक्टर है, तो ये वैल्यू मिल गया आपको, डेल्टा V वेक्टर मिल गया।
उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड डेल्टा वी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पे हम ले रहे हैं तो यहां पे क्या होगा, ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर, ये आर है और है, तो ये भी इक्वल होगा और इन दोनों का एंगल तो ऑलरेडी पहले से सेम है। अब ये क्या कह रहे हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल आपको एंगल के हिसाब से लेना है, तो आप जैसे अजम्पशन के हिसाब से ले लो, यहां पे एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, करेक्ट, और इस एंगल को लेना है तो थीटा डैश ले लो, है ना। ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है, बट अभी समझने के हिसाब से मैं ले रहा हूं, बाद में हम रब कर लेंगे। तो ये एंगल को अगर आपने ऐड कर दिया, मान लो आपने थीटा को ऐड कर दिया थीटा से, फिर ऐड कर दिया डेल्टा थीटा से, टोटल एंगल कितना होगा 180, और यहां पे भी हमने सेम फॉर्मेट फॉलो किया, थीटा डैश प्लस डेल्टा थीटा, टोटल एंगल कितना होगा 180। क्लियर। अब ये क्या होगा 2 थीटा प्लस क्या होगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 180। सेम थिंग यहां पे होगा, क्या होगा 2 थीटा डैश प्लस क्या होगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 180। तो अब अगर हमने 2 डेल्टा थीटा को अगर उधर ले लिया तो ये 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस क्या होगा डेल्टा थीटा, यहां पे भी क्या होगा 2 थीटा डैश इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस डेल्टा थीटा, करेक्ट। अब अगर आपको थीटा लेना है तो ये क्या होगा 180 माइनस डेल्टा थीटा अपॉन 2, ये भी क्या होगा थीटा डैश का वैल्यू होगा, ये हो गया 180 माइनस डेल्टा थीटा अपॉन क्या होगा ये 2। तो एज यू कैन सी थीटा का वैल्यू और थीटा डैश का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। अच्छा, अब ये दोनों एंगल क्यों सेम है, क्योंकि दोनों के साइड सेम थे, ये साइड सेम है, तो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो सेम होगा। यहां पे भी सेम क्राइटेरिया, मतलब जो थीटा डैश है वो क्या है सेम है, ठीक है। तो अब अगर ना अब इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये जस्ट समझने के लिए था आपको। सो अब आपको समझ में आ गया कि ये जो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल्स के क्या है, ऑल 3 एंगल्स आर व्हाट सेम, है ना, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है सेम है। तो उससे भी क्या पता चलता है कि दीज 2 ट्रायंगल्स आर व्हाट सिमिलर। तो जो ट्रायंगल एबीसी है सिमिलर टू व्हाट ट्रायंगल ओपीक्यू, तो इस तरह पता चल गया ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओपीक्यू। तो सिमिलर ट्रायंगल का क्या रूल होता है कि जो इनके साइड्स के रेशियो है फर्स्ट ट्रायंगल का विल बी इक्वल टू दी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो फॉर द सेकंड ट्रायंगल। तो अब यहां पे मैंने क्या ले लिया, मैंने ना बीसी सेगमेंट ले लिया, तो बीसी सेगमेंट अपॉन क्या ले लिया मैंने, बीसी सेगमेंट अपॉन एबी सेगमेंट, क्लियर, ट्रायंगल एबीसी से। सेकंड ट्रायंगल से क्या हो गया, अच्छा यहां पे ये पॉइंट मैं मेंशन करना भूल गया, पीक्यू सेगमेंट का वैल्यू क्या है, यहां पे पीक्यू सेगमेंट का वैल्यू है डेल्टा एस। तो अब है बीसी सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग कौन सा सेगमेंट यहां मिल रहा है, पीक्यू मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा एबी सेगमेंट का करस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या वहां पे ओपी है। अब बीसी सेगमेंट की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड के टर्म लिखना ना, तो बीसी का मैग्नीट्यूड क्या है डेल्टा बी है, करेक्ट। और एबी का मैग्नीट्यूड क्या है, एबी है V1 वेक्टर, तो V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है V इक्वल टू, अब हमारा आता है PQ, तो जो PQ है PQ की वैल्यू क्या है डेल्टा एस है अपॉन, अब उसके बाद ओपी की वैल्यू क्या है, ओपी की वैल्यू है R, करेक्ट। अब इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे अरेंज करते हैं, तो व्हेन वी अरेंज दिस इक्वेशन ऑफ डेल्टा V को आप यही रहने दो इज इक्वल टू क्या मिला हमको डेल्टा ये V अपॉन R, ये V को हमने वहां शिफ्ट किया और ये होगा R और ये डेल्टा एस। अब पूरे इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी और या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हम स्टडी करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये होगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी। अच्छा, अब ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो ये होगा एक्सेलरेशन, बट ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी इज व्हाट एक्सेलरेशन, बट विच एक्सेलरेशन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो अब यहां पे आप समझ लो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्यों हो रहा है, इस चेंज इन वेलोसिटी हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो यहां पे मैग्नीट्यूड तो चेंज हो नहीं रहा है, जैसा हमने डिस्कस किया ना, v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज v, मतलब यहां से यहां शिफ्ट हो गया, पर उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, तो अब कौन सा एक्सेलरेशन होगा, तो चेंज क्या हो रहा है, यहां पे चेंज हो रहा है डायरेक्शन। तो ये चेंज इन वेलोसिटी इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, दिस चेंज इन वेलोसिटी इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो ऐसा कौन सा चीज है जो ना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो ये जो सेंट्रीपिटल है ना, जो एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो उसके डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना। एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, व्हाट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, centripetal acceleration which is acting towards the center is changing the direction of this particle। मतलब ये पार्टिकल इधर जाना चाहता था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसको अपनी तरफ ड्रैग करके क्या करता है, उसके डायरेक्शन को यहां पे सेट कर दिया सर्कमफेरेंस पे। अब ये पार्टिकल यहां जाना चाहता था, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट होकर क्या किया, उसके डायरेक्शन को सर्कमफेरेंस पे सेट कर दिया। तो ये डायरेक्शन हो गए सेंट्रीपिटल फोर्स के, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के एज वेल एज सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो यहां पे ये सेंट्रीपिटल
एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो गया। तो ये जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है, ये क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। अब ये v अपॉन आर को आपने वैसे रहने दिया, व्हाट इज द डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया चेंज इन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो होगा आपका वैल्यू हो गया, ये v का वैल्यू हो गया, ये हो गया वेलोसिटी। तो अब इसको ले लिया आपने, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये होगा v स्क्वायर अपॉन r, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या टास्क होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गोइंग टू कम इनटू कंसिडरेशन व्हेन अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक ही जॉब होता है, वो है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल व्हाइल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। इज दैट क्लियर? और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। अब ये क्या करें, इनकी वैल्यूज को हम रख लेते हैं। तो जैसे अभी आप एसी का वैल्यू आपको मिल गया, क्या मिला है, v स्क्वायर अपॉन आर मिल गया आपको। ठीक है, और हमको पता है कि v का वैल्यू क्या होता है, तो v का वैल्यू क्या होता है, आपको ही पता होगा, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, करेक्ट ना, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो हमने v की जगह पे क्या लिखा, r का स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर अपॉन व्हाट, r विल गेट कैंसिल एंड फाइनली वी आर गेटिंग r ओमेगा स्क्वायर। सो एज पर वी अंडरस्टैंड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब इस इक्वेशन में और इसमें क्या करो, n से मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r हो गया, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, ये हो गया mr ओमेगा स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है? ये सेम फॉर्मूला होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए भी, और सेम फॉर्मूला रहेगा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का भी। तो सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है कि एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों के जो वैल्यूज है वो सेम रहेंगे, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है। सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, भले एक्सेलरेशन हो या फोर्स हो, सेंट्रीपिटल होगा वो होगा टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूगल को भी हम ना आगे यूज करेंगे, तो फॉर्मूला यही रहेगा, बट याद रखना है सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो उसके हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड की पॉइंट है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ दैट पार्टिकल, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। फ्यूचर में हम एक दो ऐसे एक्सेलरेशन और डिस्कस करेंगे फ्यूचर इन जैसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे आपको दिखेगा कि कुछ ऐसे एक्सेलरेशन भी होते हैं जो ना डायरेक्शन को तो नहीं चेंज करें, बट पार्टिकल के मैग्नीट्यूड को चेंज करें व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब एक और पॉइंट आप देख लो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यह समझने के लिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्चुअल में इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता, मतलब ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उसको चेंज नहीं करेगा। तो चलो ठीक है, हमने क्या इमेजिन किया, चलो ठीक है, यहां पे ये हमारा पार्टिकल, ये पार्टिकल आपने ले लिया, मान लो इस जगह पे कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक है, इट्स अ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये है v1 वेक्टर लेना, v1 वेक्टर ले लो। अब हमने जो अंडरस्टैंड किया है उसमें क्या होगा, ये है हमारा एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां पे, करेक्ट। एक रूल होता है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है, लाइक ना आप इसको एक्स वेक्टर ले लिया आपने, जब इसको रिजॉल्व करना है तो मान लो कि एक हमको यहां पे जो रिक्वायरमेंट है वो जगह पे आप ले लो, उसके साथ में एंगल थीटा हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। दूसरा क्या होता है, उसको एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा, मतलब इस जो एक फर्स्ट कंपोनेंट बना उसको परपेंडिकुलर, उसका नाम होगा एक्स साइन थीटा। तो सेम चीज हमें यहां करना है, तो हमारे पास एसी वेक्टर है। अब इसको क्या करना है, इसको हम रिजॉल्व करते हैं, है ना, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसको रिजॉल्व किया, कहां पे रिजॉल्व करोगे आप इसको रिजॉल्व कर दो v1 क्या लो, आपको देखना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू वहां एक्ट हो रही है। ये जो वैल्यू है कितना 90 डिग्री, एज आई हैव ऑलरेडी शोन कि जो टेंजेंशियल होता है वेलोसिटी, तो ये 90 डिग्री है। जब AC रिजॉल्व होगा तो इस कंपोनेंट का नाम होगा AC cos थीटा हो जाएगा, मतलब cos थीटा मतलब cos 90। ठीक है, एक पॉइंट तो ये समझ में आया। दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि जो आपने फर्स्ट कंपोनेंट बनाया उसको एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी बनाना है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ये AC का लॉन्ग ही लग रहा है, चलो ठीक है, हमने मान लिया कि ठीक है यहाँ पे भी एक कंपोनेंट मिला होगा, उसका नाम है AC sin 90। तो समझने वाली बात है कि sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। तो यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ AC, मतलब जो AC sin 90 है वो एक्चुअल में AC ही रह जाता है। अब हम देखते हैं AC cos 90, तो cos 90 का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया 0। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये जो एक्सेलरेशन है विच इज अलोंग v1 वो क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गोइंग टू एक्ट along the radius but will not act along the tangent। समझ में आ रहा है? So along the tangential component acceleration is 0। तो अब AC जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर पाता। दैट इज द रीजन कि
कि जब आप ना ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को ही चेंज करेगा कि जब ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो उसको इधर ड्रैग करने के चक्कर में क्या करेगा, पार्टिकल विल गो इन बिटवीन, तो ये रिजल्टेंट डायरेक्शन में जाएगा। जैसे आपने स्टडी किया होगा ना कि ये पार्टिकल इसका फोर्स इधर एक्ट हो रहा है और दूसरा फोर्स मान लो इधर एक्ट हो रहा है, ये F1 एंड F2, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी इन बिटवीन। तो वैसा ही कंडीशन हो जाता है कि पार्टिकल इज ट्राइंग टू गो लाइक दिस बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसको इधर ड्रैग करता है, तो ये क्या पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ एक पर्टिकुलर सर्कल पे क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो उसमें भी दो डायरेक्शन एक्ट होंगे, तो वो क्या होगा, अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल सेट हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गोइंग टू चेंज ओनली डायरेक्शन ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन बट विल नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड। सो नेक्स्ट क्लास में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या होगा अगर ना पार्टिकल का मैग्नीट्यूड भी चेंज होने लगेगा अलोंग विद द चेंज इन डायरेक्शन। मतलब उस टाइम पे हमारे पास नया कॉन्सेप्ट आएगा कंसिडरेशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट आई विल ट्राई टू रिलेट दैट टॉपिक विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सो दैट हमें समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं हो। सो आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।